चैप्टर 21 घुटनों के बल बैठो और भाई पिंग से बात करो। चैप्टर 21 घुटनों के बल बैठो और भाई पिंग से बात करो। रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों ने देखा कि यहाँ कोई झगड़ा कर रहा है और वे सब बिल चुकाकर चले गए। यह सीन देखकर झो पिंग मुस्कुराया। अगर तुम कुछ और झगड़े करोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम दुकान बंद करोगे। तब तक इस एरिया में सिर्फ एक स्नैक बार होगा। तब तक कमाई अभी से ज्यादा होगी और मम्मी पापा से मिलने वाला पॉकेट मनी भी बढ़ जाएगा। तुम सच में बहुत ज्यादा हो। लियू जू को लगता था कि वह कुछ भी नहीं है, लेकिन उसे डर था कि उनकी बातें लियू शियाओयू के दिल पर असर डालेंगी। तुम लोग कमीने हो, तुम सब बुरे लोग हो। गुस्से में लियू शियाओयू ने अपने पास रखा एक फल उठाया और झो पिंग पर फेंक दिया। तुमने मुझ पर चीजें फेंकने की हिम्मत की। झो पिंग ने फल को पकड़ा और उसे और जोर से वापस फेंक दिया। जब उसने फल फेंका तो वह पत्थर की तरह लियू शियाओयू के प्यारे गाल पर लगा। अगर यह टकराया तो लियू शियाओयू के 2 दांत टूट सकते हैं। लियू जू हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे अपने बच्चों के साथ भी इतने क्रूर होंगे। लियू शियाओयू ने उस फल को देखा जो किसी छिपे हुए हथियार जैसा लग रहा था और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। झो पिंग मुस्कुराया, छोटे कमीने, मैं तुम्हें बता दूं कि भाई पिंग को उकसाया नहीं जा सकता। तुम सच में कमीने हो। अचानक एक मजबूत हाथ ने फल को पकड़ लिया। चू वेई बाहर भागा। आखिर आप हैं कौन? क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? क्या झो पिंग मुझे जानता है? मुझे लगता है कि तुम भी आध्यात्मिक साधना स्कूल से हो। तुमने मेरे काम में दखल देने की हिम्मत की। मुझे लगता है कि तुम लड़ाई ढूंढ रहे हो। चू वेई ने झो पिंग की तरफ देखा। अभी अभी दूसरे पक्ष के फल फेंकने के बल को देखते हुए चू वेई को साफ महसूस हो रहा था कि दूसरे पक्ष की आध्यात्मिक ऊर्जा साधारण थी और उसकी ताकत बहुत कम थी। शायद किन चुआन भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति के लिए चू वेई का मानना था कि एक थप्पड़ से दूसरा व्यक्ति अपनी जगह पर कुछ चक्कर लगा सकता है। क्या देख रहे हो? भाई पिंग का नाम जानकर तुम डर गए होगे। मैं तुम्हें बताता हूं, भाई पिंग अब तुम्हारे दिखने की वजह से बहुत दुखी है। अगर तुम आज मुझे खुश करने के लिए 100 लियान गो सिक्के नहीं निकालोगे, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम किससे पंगा नहीं ले सकते। चू वेई मुस्कुराया और इस समय झो पिंग को देखा। चू वेई को लगा जैसे वह किसी जोकर को देख रहा हो। चू वेई को ज्यूलिंग स्कूल में आए हुए काफी समय हो गया है। वह कई जाने माने स्टूडेंट्स को जानता है जो स्कूल में अच्छा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए झांग जून उनकी क्लास का मॉनिटर है। हालांकि वह स्कूल के उन जीनियस स्टूडेंट्स जितना अच्छा नहीं है जिनके पास सुपर पावर हैं, फिर भी वह स्कूल में एक टॉप पर्सन है। आम लोग सच में उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन जाहिर है कि उन्होंने इस झो पिंग के बारे में नहीं सुना है। क्योंकि उसने उसके बारे में नहीं सुना है और दूसरी पार्टी की अपनी ताकत इतनी खराब है, इसलिए सिर्फ एक ही संभावना है। यानी दूसरी पार्टी साफ तौर पर एक छोटा सा रोल है, बिल्कुल एक गैंगस्टर की तरह, लेकिन दूसरी पार्टी को लगता है कि वह उससे डरती है, इसलिए वह उसके सामने कूल बनने का नाटक करने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि उसे अपने होने का एहसास हो सके। कुछ देर के लिए चू वेई सच में जानना चाहता था कि अगर वह उसे पैसे नहीं देगा तो यह जोकर कैसी दिखावटी बातें कहेगा। हंसो। क्या तुम हंसने की हिम्मत करोगे? लगता है तुम्हें यह बताना जरूरी है कि अगर तुमने भाई पिंग को दुखी किया तो क्या होगा। चू वेई के शांत चेहरे ने झो पिंग को बहुत दुखी कर दिया। नीचे उतरो और भाई पिंग से बात करो। झो पिंग ने चू वेई के पेट पर सीधे मुक्का मारा, जिसमें उसकी मुट्ठी पर लगभग 300 किलोग्राम का जोर लगा। झो पिंग ने इस ट्रिक का इस्तेमाल करके कई नए स्टूडेंट्स को जो अभी अभी स्कूल में आए थे अपने सामने लेटकर रोने पर मजबूर कर दिया। उनका मानना था कि उनके सामने चू वेई कोई अपवाद नहीं होगा। भाई चू वेई, सावधान रहना। किनारे पर खड़ी लियू शियाओयू चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। इन दिनों उसने अपनी आंखों से देखा कि यह बुरा आदमी दुकान पर खाना खाने आए दूसरे बड़े भाइयों को पीटता था और उन्हें जमीन पर लिटाकर रोने पर मजबूर कर देता था। अध्याय 22 में तुम्हारे द्वारा जीता गया था। अध्याय 22 में तुम्हारे द्वारा जीता गया था। झो पिंग ने चू वेई के पेट में लगभग 300 किलोग्राम का मुक्का मारा। झो पिंग ने इस ट्रिक का इस्तेमाल करके कई नए स्टूडेंट्स को जो अभी अभी स्कूल में आए थे अपने सामने लेटकर रोने पर मजबूर कर दिया। उनका मानना था कि उनके सामने चू वेई कोई अपवाद नहीं होगा। भाई चू वेई, सावधान रहना। बगल में खड़ी लियू शियाओयू चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। पिछले कुछ दिनों में उसने अपनी आंखों से देखा कि यह बदमाश दुकान पर खाना खाने आए दूसरे बड़े भाइयों को पीटता था और उन्हें जमीन पर लिटाकर रोने पर मजबूर कर देता था। ज्यो चू। लियू जू भी चिंतित थी। उसके पास झो पिंग जैसे बुरे स्टूडेंट्स से निपटने का कोई तरीका नहीं था जो अभी भी स्कूल में थे। अगर वह शहर में सिक्योरिटी टीम को रिपोर्ट भी करती तो वे दोनों पार्टियों के पेरेंट्स को ही इससे निपटने देते क्योंकि दूसरी पार्टी अभी भी स्टूडेंट थी। इससे झो पिंग और उसके दोस्त और भी घमंडी हो गए।
हाँ यही है। इस बच्चे को बाद में घुटनों के बल बैठकर मैं तुमसे जीता हूं गाने दो। बस इतना ही। इस आदमी को बता दो कि किसे नाराज नहीं करना है। झो पिंग के साथ आए जियांग हाओ और लिu गुआंग ने झो पिंग के लिए पागलों की तरह चीयर किया। लेकिन चू वेई ने आराम से अपना दाहिना हाथ अपने सामने बढ़ाया और एक धमाके के साथ झो पिंग की मुट्ठी चू वेई ने मजबूती से पकड़ ली। भाई पिंग तुम बहुत कमजोर हो, चू वेई ने चिढ़ाते हुए कहा। झो पिंग का चेहरा बदल गया और उसने अपनी मुट्ठी कुछ बार खींची, लेकिन पाया कि चू वेई का हाथ लोहे की चिमटी की तरह था और वह उसे कैसे भी खींचे वह स्थिर था। क्या हुआ भाई पिंग? चलो, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं लेटकर तुमसे बात करूं? मैं इसे करूंगा। झो पिंग दहाड़ा, उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और उसने सीधे चू वेई की जांघों के बीच लात मारी। लेकिन चू वेई का पैर पीछे था और उसने दूसरे के क्रोच पर एक कदम आगे बढ़कर लात मारी। ओह! घटनास्थल पर सुअर को मारने की चीख सुनाई दी। झो पिंग के पैर अकड़ गए और वह अपने हाथों से अपनी जांघों को ढककर जमीन पर लेट गया। उसी समय वह पूरा आदमी जमीन पर लुढ़क गया, अपने पैरों को आपस में जकड़े हुए, दोनों हाथों से अपनी जांघों के बीच का हिस्सा पकड़े हुए, और लगातार ओ वो चिल्लाता रहा। यह बिल्कुल एक सुअर जैसा लग रहा था जिसे अभी अभी बधिया किया गया हो। चीखने की आवाज सुनकर सभी को ऐसा लगा जैसे वे नींद में चलकर सफेद सुअर के बधियाकरण क्षेत्र की ओर जा रहे हों। उसी समय सब लोग हैरान भी हो गए। जब झो पिंग, जो सबसे ज्यादा खतरनाक था, लड़ने लगा तो वह एक भी चाल नहीं चल सका। इस समय वे तुरंत समझ गए कि चू वेई इतना शांत क्यों था, क्योंकि वे एक ही लीग में नहीं थे। तुम यहां मत आना। जियांग हाओ और लिu गुआंग यह देखकर डर गए कि चू वेई उनकी ओर आ रहा है। हम गलत थे, हमें पता है क्या करना है। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लॉप सबको चौंकाते हुए जियांग हाओ और लिu गुआंग सीधे चू वेई के सामने घुटनों के बल बैठ गए। बस ऐसे ही मैं तुमसे जीत गया। इस छोटी सी दुकान में अचानक तेज और दुख भरी गाय की गूंज उठी। दुकान में मौजूद लिu जू और लिu शियाओयू सभी हैरान रह गए। चू वेई एक पल के लिए सच में कुछ नहीं बोल पाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इन दोनों लोगों में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है और वे घुटनों के बल बैठकर कौनकर गाने लगे। इससे उसके लिए उन पर हमला करना सच में मुश्किल हो गया। यह एक जेड पेंडेंट है जिसे हमने चुराया था। नहीं, कल उठाया था। कृपया इसे ले लें और हमें जाने दें। इस डर से कि चू वेई उन्हें जांघों के बीच मारेगा, जियांग हाओ और बाकी लोग घुटनों के बल बैठ गए और अपना खजाना पेश किया और चू वेई के हाथों में देने की भीख मांगी। झो पिंग को उठाओ और बाहर निकलो। हाँ हाँ। जियांग हाओ और लिu गुआंग बेशर्म लोग थे और वे खुश और शुक्रगुजार थे कि वे ऐसा करने नहीं गए। यह भी अच्छी बात थी कि झो पिंग उनके विचारों को नहीं समझ सका, वरना वह इस समय दुखी होता। क्या हम सिर्फ दिखावटी दोस्ती हैं? क्या दोस्ती की नाव ऐसी ही होती है? भाई चू वेई महान है। जब लिu शियाओयू ने अपनी बड़ी नीलम जैसी आंखों से चू वेई को देखा तो ऐसा लगा जैसे वहां बहुत सारे छोटे तारे टिमटिमा रहे हों। ज्यो चू, लिu जू का तनाव भरा दिल भी शांत हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि चू वेई अब इतना शक्तिशाली हो गया है। वह स्कूल में केवल 1 महीने से है। शायद वह भाई शेन की तरह जीनियस है। भाई शेन के बारे में सोचते हुए लिu जू के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने लिu शियाओयू की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे भाई शेन और लिu शियाओयू के बीच बहुत अच्छा रिश्ता था। मैं तुम्हें बताता हूं, आज का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं भाई जून से कहूंगा कि वह मेरे लिए फैसला करें। बेटा बस इंतजार करो। जब झो पिंग को जियांग हाओ और दूसरे लोग ले जा रहे थे तो उसने अचानक कुछ कठोर बात कह दी। ठीक इसी समय चू वेई के दिमाग में अचानक यह बात आई। यह पता चला है कि होस्ट के हाथ में एक बायोलॉजिकल जीव है। क्या आप जीन निकालना चाहते हैं? अध्याय 23 आसमान में जाने में सक्षम। अध्याय 23 आसमान में जाने में सक्षम। चू वेई हैरान रह गया। क्या यह जेड पेंडेंट हो सकता है जिसे जियांग हाओ ने जबरदस्ती उसके हाथ में थमा दिया था? चू वेई को हैरान देखकर झो पिंग को फिर से गर्व हुआ। ऐसा लगता है कि भाई झांग जून की इज्जत अभी भी काम की है। मैं तुम्हें बताता हूँ, भाई जून और मैं एक दूसरे को बहुत जानते हैं। तुम खत्म हो गए। जीन निकालें। चू वेई का पूरा ध्यान अब उसके हाथ में जेड पेंडेंट पर है। यह जेड पेंडेंट बाघ के आकार का है और ऐसा लगता है कि इसके अंदर खून बह रहा है। हालांकि चू वेई को यह सोचना मुश्किल लगता है कि जेड पेंडेंट एक बायोलॉजिकल कॉलम क्यों है, क्योंकि सिस्टम कहता है कि जीन निकाले जा सकते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं है। डिंग, एक्सट्रैक्शन सफल रहा। होस्ट को 2 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट पाने के लिए बधाई। अभी के अटैक से 1200 किलोग्राम स्ट्रेंथ मिल सकती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा अनजाने में बना जेड पेंडेंट 2 पॉइंट की ताकत दे सकता है।
ऐसा लगता है कि जब लोग लकी होते हैं तो उन्हें सच में रोका नहीं जा सकता। भाड़ में जाओ, अब घुटनों के बल बैठो और माफी मांगने के लिए मेरे सामने झुको। यह देखकर कि चू वेई ने कुछ नहीं कहा, झो पिंग ने तय किया कि चू वेई भाई झांग जून की इज्जत से डर रहा था। चू वेई ने अपना सिर उठाया, मुट्ठी बांधी और झो पिंग को बुरी तरह पीटा। भाई जून, आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं। झांग जून कमाल का है, वह आसमान तक उड़ सकता है। जब झो पिंग को पीटा गया तो उसकी नाक से आंसू बहने लगे और चू वेई ने जियांग हाओ और लियू गुआंग से उसे ले जाने के लिए कहा। लियू जू और लियू शियाओयू हैरान रह गए। खासकर लियू शियाओयू, जिसका प्यारा सा मुंह शेप का था, वह हैरान थी। जब उसने चू वेई को देखा तो उसे लगा कि चू वेई चमक रहा है। आंटी लियू, कृपया ये पैसे स्वीकार करें। चू वेई ने लियू जू को 1000 लियांगो सिक्के दिए। लियू जू और शियाओयू अमीर जिंदगी नहीं जीते थे और चू वेई इतने लंबे समय तक उसकी देखभाल करने के लिए उसे धन्यवाद देना चाहता था। लियू जू ने पहले तो इसे मानने से मना कर दिया, लेकिन चू वेई के नरम और कठोर समझाने के बाद आखिरकार मान लिया। यह स्पिरिचुअल एनर्जी की गोली है शियाओयू, इसे जल्दी से खाओ। देखो स्पिरिचुअल एनर्जी आती है या नहीं। ठीक है, शियाओयू ने उसे एक ही घूंट में खा लिया। ऐसा लगता है कि मैं अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस नहीं कर पा रहा हूं। लियू शियाओयू का पोर्सिलेन डॉल जैसा चेहरा खोए हुए एक्सप्रेशन से भरा था। चू वेई को बहुत पहले से पता था कि लियू शियाओयू का शरीर बेजान है और ऐसे शरीर वाले लोग आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करने में असमर्थ पैदा होते हैं, लेकिन चू वेई फिर भी लियू शियाओयू को एक आध्यात्मिक ऊर्जा की गोली आजमाने के लिए दिए बिना नहीं रह सका। हालांकि स्पिरिचुअल एनर्जी की गोली महंगी थी, क्योंकि वह जानता था कि लियू शियाओयू हमेशा से एक स्पिरिचुअल कल्टीवेशन स्कूल जाना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से स्पिरिचुअल कल्टीवेशन स्कूल सिर्फ उन्हीं बच्चों को लेता था जो स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस कर सकते थे। शियाओयू, चिंता मत करो, एक दिन भाई चू वेई तुम्हें एक आम इंसान की तरह आध्यात्मिक ऊर्जा विकसित करने देंगे। चू वेई हमेशा लियू शियाओयू को बहन की तरह मानते थे। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार इस युग में आया था तो मेरा पहला चावल का कटोरा मुझे इसी लड़की ने परोसा था। उसने मेरे लिए नहाने का पानी भी बहाया, मेरे लिए खाना चुना। अगर इस तरह की छोटी मोटी बात धरती पर पहले हुई होती तो चू वेई को पक्का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वह हाई स्कूल से अकेले यहां आया तो यही छोटी सी गर्मजोशी थी जिसने सबसे अनजान और मुश्किल समय में उसका साथ दिया। लियू शियाओयू को अलविदा कहने के बाद चू वेई ने स्कूल लौटने की योजना बनाई। जैसे ही वह स्टोर के दरवाजे से बाहर निकला, एक जाना पहचाना आदमी उसकी तरफ आया और ऐसा लगा कि वह भी इसी स्टोर में आ रहा है। सिस्टर मो, आप यहाँ हैं। लियू शियाओयू अचानक बाहर भाग गया। वह जिस व्यक्ति को सिस्टर मो कहती थी उसका नाम मो कांगक्स्यू था, जिसने चू वेई को फिल्म देखने के लिए बुलाया था। मो कांगक्स्यू को यहाँ चू वेई से मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसने चू वेई को ठंडी नजर से देखा और फिर बिना नजर हटाए लियू जू के स्टोर में चली गई। चू वेई ने बेपरवाही से कंधे उचकाए, बस ऐसा दिखाओ कि वह उसे जानता नहीं है। चैप्टर 24, क्या ऐसा हो सकता है कि वह आपकी खूबसूरती से आकर्षित हो? चैप्टर 24, क्या ऐसा हो सकता है कि वह आपकी खूबसूरती से आकर्षित हो? जैसे ही चू वेई चला गया, लियू शियाओयू ने मो कांगक्स्यू का हाथ पकड़ा और कहा, सिस्टर मो, क्या आप जानती हैं? भाई चू वेई ने अभी कहा कि वह जियाओयू की पूरी तरह से स्पिरिट वाली बॉडी को ठीक करने का तरीका ढूंढ लेंगे और जियाओयू भविष्य में स्पिरिट की खेती कर सकती है। भाई चू वेई के मुझे ठीक करने के बाद मैं भाई चू वेई से आपकी मदद करने के लिए कहूंगा और देखूंगा कि क्या वह आपको ठीक कर सकते हैं। मो कांगक्स्यू हैरान रह गया। पूरी आत्मा का इलाज? ताइयुआन शहर का सबसे अच्छा अल्केमिस्ट भी इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। क्या वह चू वेई कर सकता है? लेकिन मो कांगक्स्यू ने उस दिन चू वेई के उस शौक के बारे में सोचा जो उसने खुद को और ट्रेनिंग रूम में सबको दिया था। वह सोचने लगी, शायद उसका अपना कॉन्फिडेंस है। अगर वह सच में खुद को ठीक कर सकता है तो वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। चू वेई सड़क पर चल रहा था। अभी जो कुछ भी हुआ वह सच में मजेदार था, लेकिन भाई जून जिसका जिक्र झो पिंग ने आखिर में किया था, उसे क्लास मॉनिटर झांग जून होना चाहिए। चू वेई मुस्कुराया और बिना ज्यादा सोचे अपना सिर हिलाया। हालांकि झांग जून स्कूल में एक बड़ा आदमी है, लेकिन यह उन जीनियस स्टूडेंट्स के सामने कुछ भी नहीं है जो स्कूल में सुपरनेचुरल शक्तियों के साथ पैदा होते हैं। चू वेई अब सुपर पावर वाला इंसान है। उसे यकीन है कि अगर वह अब झांग जून से मिलता है तो शायद वह उसे हरा सकता है। चू वेई को कोई जल्दी नहीं है। अगर झांग जून उसके पास नहीं भी आता है तो भी वह झांग जून को हराने का मौका जरूर ढूंढ लेगा। इस समय सबसे जरूरी काम टैंग मायर के ऑर्डर किए गए हथियारों के पहले बैच को बेहतर बनाना है। स्पिरिचुअल एनर्जी पिल मिलने के बाद वह स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 2 तक पहुंचने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर देगा।
चू वेई जानता है कि स्कूल में सुपर पावर वाले जीनियस स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 5 के सबसे निचले लेवल पर हैं। चू वेई पीछे नहीं रहना चाहता। कोई मेरा पीछा कर रहा है। चू वेई ने अपनी आंखों के कोने से देखा कि उसके पीछे गली के कोने पर दो लोग खड़े थे जो पेड़ों की आड़ से उसे देख रहे थे। आध्यात्मिक गुण पॉइंट मिलने के बाद चू वेई की समझ अब किसी आम इंसान से तुलना करने लायक नहीं रही। मुझे नहीं पता कि यह कौन है। क्या यह झांग जुन है या लिन वेई? चू वेई मुस्कुराया और ताइयुआन शहर के पूर्व में एक खंडहर की ओर चल दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक बच्चे अकेले इस सुनसान जगह पर जाओगे, जिससे हम भाइयों की बहुत परेशानी बच गई। दो बड़े आदमी यहां आए और बाहर निकल गए। उन्होंने चारों ओर देखा। हर जगह टूटी हुई इमारतें थीं, जमीन पर हर जगह मलबा था और खून के धब्बे सूखकर गहरे लाल हो गए थे। जाहिर है यह बहुत समय पहले एक खुशहाल गली थी। लड़ाई की वजह से यह एक सुनसान खंडहर बन गई थी। हाँ बड़े भाई, बाद में उसे पूरा शरीर दे देना। बस इसे उसका इनाम समझो। उनमें से एक ताकतवर आदमी ने अपने मुंह का कोना चाटा और चू वेई की तरफ देखा, जो ऐसे घूमा जैसे उसे कोई स्वादिष्ट शिकार दिख गया हो। तुम मुझे मारना चाहते हो? बेशक, क्या हम तुम्हारी खूबसूरती से अट्रैक्ट होकर तुम्हारे पीछे आए थे? लड़के, हमें दोष मत दो। मास्टर लिन को नाराज करने के लिए खुद को दोष दो। मास्टर लिन ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें आप जैसा गरीब छात्र नाराज कर सके। दोनों बड़े आदमियों ने एक साथ हंसी उड़ाई। मैंने कई दिनों से खून नहीं देखा है। भाड़ में जाओ। चू वेई को मार डालो, मास्टर लिन वेई से इनाम ले लो और फिर तुम उन चुलबुली लड़कियों के पास पीने जा सकते हो सकता है कि आप रात में कमरे में एक साथ भी रह सकें। चू वेई की आंखें ठंडी हो गईं और स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट पॉइंट्स में सुधार के बाद उसकी तेज इंद्रियों ने उसे वह जगह साफ साफ देखने में मदद की जहां दूसरे पक्ष ने उसे चाकू मारा था। एक हाथ आगे बढ़ा, स्पीड बहुत तेज थी और उसने खंजर पकड़े हुए बड़े आदमी का हाथ पकड़ लिया। बड़े आदमी को हैरानी में देखकर चू वेई ने अपना हाथ घुमाया और खंजर बड़े आदमी की छाती में घोंप दिया। सारी हरकतें इतनी सहज थीं जैसे बहता पानी। अध्याय 25 लिन वेई, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अध्याय 25 लिन वेई, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। बूम! बड़ा आदमी जमीन पर गिर गया। भाई आ, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। गुस्से से भरा दूसरा बड़ा आदमी बस हिला और चू वेई की तेज समझ ने फिर से बड़े आदमी के हमले की दिशा को भांप लिया। इस बार चू वेई ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ पर एक लाल बत्ती चमकी। उसने बड़े आदमी के खंजर को एक मुक्के से चकमा दिया और सीधे सामने वाले के पेट पर वार किया। पफ! एक आवाज के साथ बड़ा आदमी एक पल में जमीन पर गिर गया। उसके पेट के कपड़े फटे हुए थे, पेट की चमड़ी जल गई थी और उसका पूरा शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था और फड़क रहा था। तुम्हारे पास बिजली की शक्ति है। बड़े आदमी को यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने सच में सुपर पावर वाले किसी को उकसाया। आप जानते हैं कि सुपर पावर वाले लोग बिना सुपर पावर वाले लोगों के साथ लगभग उसी लेवल की लड़ाई में अपने विरोधियों को मार सकते हैं। जब लिन वेई ने उनसे किसी को मारने के लिए कहा तो उसने कहा कि दूसरी पार्टी बस एक गरीब स्टूडेंट है जिसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 1 का दायरा भी नहीं है। सुपर पावर तो दूर की बात है, लेकिन अब वह और उसका भाई, जो दोनों स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 1 थे, दूसरी पार्टी के सामने गिर गए। लिन वेई, यह कोई गरीब स्टूडेंट नहीं है, यह एक मास्टर है। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, भले ही मैं भूत बन जाऊं। जिस गैंगस्टर को पूरे दिन लोगों को मारने के लिए पैसे मिलते थे, वह डकार लेते हुए मर गया। चू वेई ने दोनों आदमियों की लाशें दफना दी। यह जमाना 2019 जैसा नहीं है। कुछ लोगों का मरना आम बात है। अगर कोई जांच नहीं कर रहा है तो ताइयुआन शहर की सिक्योरिटी टीम लापता लोगों की जांच करने नहीं जाएगी। दोनों आदमियों के पास कोई पर्सनल सामान नहीं था। चू वेई ने उनके मोबाइल फोन के स्पेस स्टोरेज को देखा। उसे लगा कि वह बहुत पैसा कमा सकता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दोनों आदमियों के स्पेस स्टोरेज में कुछ भी नहीं होगा। वे सचमुच गरीब हैं। अरे, लगता है यहाँ कोई सीक्रेट किताब है। चू वेई ने इसे खोला और पुरुषों और महिलाओं के आनंद का पूरा संग्रह इलस्ट्रेशन सीरीज देखी। हे भगवान, यह असल में पुरुषों और महिलाओं का एक नग्न एनीमे फोटो एल्बम है। मेरा लक्ष्य मजबूत बनना है। मैं इस तरह की किताब नहीं पढ़ सकता। स्कूल लौटने के बाद चू वेई स्कूल के साइलेंट रूम में आया, जो स्टूडेंट्स के सोचने की जगह है। आमतौर पर यहां कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। चू वेई ने अपने मोबाइल फोन से फोर्जिंग फर्नेस निकाली। लिन वेई की लाल फोर्जिंग फर्नेस कल रिफाइनर यूनियन में इस्तेमाल होने वाली फोर्जिंग फर्नेस से बेहतर दिख रही थी। सिर्फ साइज ही बहुत बड़ा था। कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी डालने के बाद भट्टी में तुरंत एक धधकती हुई लौ दिखाई दी। अच्छे आदमी, यह लिन वेई की फोर्जिंग फर्नेस कल इस्तेमाल होने वाली फोर्जिंग फर्नेस की तुलना में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बचाती है।
चू वेई ने सोचा कि अगर इस भट्टी का इस्तेमाल कल सुपर स्पिरिचुअल स्नाइपर राइफल को ट्रेन करने के लिए किया जाता तो यह पक्का ज्यादा तेज और ज्यादा मेहनत बचाने वाला होता। हालांकि लिन वेई एक कमीना है, लेकिन उसका सामान सच में बहुत अच्छा है। उसने तांग मायर द्वारा उसके लिए तैयार किए गए हथियार का सामान निकाला। चू वेई ने तांग मेर द्वारा दिए गए हथियारों के चित्र देखे। इन चित्रों में हथियार मुश्किल नहीं थे। वे सभी काफी आसान फर्स्ट लेवल के हथियार थे। ऐसा लगता है कि टैंग मायर को भी चिंता थी कि वह काबिल नहीं है, इसलिए उसने उसके लिए कुछ आसान चीजें चुनी। आखिर यह पहली बार था जब उसने साथ दिया था। यह भी अच्छा है, जल्दी ट्रेनिंग और जल्दी पैसा कमाना। चू वेई ने भट्टी में एक लंबी तलवार फेंक दी और खुशी खुशी लिन वेई की भट्टी का इस्तेमाल हथियारों को बेहतर बनाने और अपने लिए पैसे कमाने के लिए किया। डिंग। होस्ट को अपनी ब्रेन पावर इस्तेमाल करने और स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट का एक पॉइंट पाने के लिए बधाई। चू वेई ने फोर्स से पहली लंबी तलवार बनाई और उसे फिर से स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। उनकी देखने, सुनने, सूंघने और सेंस में एक बार फिर सुधार हुआ। फिर से अभ्यास करें। डिंग। होस्ट को स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट का एक पॉइंट पाने के लिए बधाई। चू वेई ने एक और छोटा चाकू बनाया। डिंग। होस्ट को स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट का एक पॉइंट पाने के लिए बधाई। अभी स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट 4 पॉइंट है। डिंग। होस्ट को स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट का एक पॉइंट पाने के लिए बधाई। स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट 5 पॉइंट तक पहुंच गया है। होस्ट 5 मीटर के अंदर सब कुछ साफ महसूस कर सकता है। चू वेई ने आगे बढ़ना जारी रखा। आगे बढ़ते हुए और मजबूत होते हुए पैसे कमाना बहुत अच्छा लग रहा था। अध्याय 26 सिस्टम के 2 तरीके। अध्याय 26 सिस्टम के 2 तरीके। बहुत जल्दी अंधेरा हो गया। चू वेई को भी लगा कि आज वह अपनी लिमिट पर पहुंच गया है। उसके शरीर की स्पिरिचुअल एनर्जी असल में रिफाइनिंग प्रोसेस में पूरी तरह खत्म हो गई थी। आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना भले ही लिन वेई की रिफाइनिंग भट्टी बेहतर थी, उसे अब एक्टिवेट नहीं किया जा सकता था। फोर्जिंग फर्नेस के पास 20 से ज्यादा हथियार थे जिन्हें रिफाइन किया गया था। अगर वह और 30 को रिफाइन करता तो चू वेई टैंग मायर को सामान पहुंचा पाता और इनाम के तौर पर 10 स्पिरिचुअल एनर्जी पिल्स पाता। एक स्पिरिचुअल एनर्जी पिल के लिए 1000 स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट्स के हिसाब से चू वेई को 10,000 स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट्स मिल सकते थे, जो स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 2 रेल में अपग्रेड करने के लिए जरूरी स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट्स का आधा होगा। लगता है यह कल ही हो सकता है। चू वेई ने आह भरी। एक बार में एक निवाला खाओ, एक बार में एक दिन पढ़ो, यह जमा करने के बारे में है। यह सच है जो मेरे माता पिता ने चू वेई को पहले सिखाया था, जिसका मतलब है कि लोगों को जमीन से जुड़ा होना चाहिए। एक दिन में कई काम नहीं किए जा सकते। लगता है मेरे माता पिता ने जो कहा वह सही है। डिंग। होस्ट लिमिट तक पहुंच गया है और इनाम 10,000 स्पिरिचुअल एनर्जी है। स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू 10 250 बाई 20,000। चू वेई की आंखें चौंधिया गईं। 10,000। उसी समय चू वेई को बस यह महसूस हुआ कि उसके शरीर में खत्म हो चुकी आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत भर गई, पहले से भी ज्यादा, और उसकी पूरी आत्मा एक पल में मुर्गे के खून की तरह हो गई। लगता है मेरे माता पिता ने जो कहा वह पूरी तरह से सही नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ चीजें एक दिन में की जा सकती हैं। सिस्टम, आप सच में बहुत बढ़िया हैं। बड़ों की सच्चाई को तुमने चकनाचूर कर दिया। चू वेई ने अपनी हालत ठीक की और फोर्जिंग फर्नेस को फिर से गर्म होने के लिए कहा। आज वह सभी 50 हथियार बना लेगा। एक रात बीत गई। अगली दोपहर चू वेई ताइवान शहर के सबसे बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स तांग फैमिली चेंबर ऑफ कॉमर्स में 50 हथियार लाए, जिन्हें सुधारा गया था और तांग मायर के साथ पेमेंट और डिलीवरी के लिए तैयार थे। चू वेई ने कल रात ही 50 हथियार तैयार कर लिए थे, लेकिन दिन में उसने आराम किया। शुरू में चू वेई ने सोचा था कि जब वह फिर से अपने शरीर की लिमिट तक पहुंच जाएगा तो सिस्टम उसे कोई इनाम या कुछ और देगा, लेकिन चू वेई निराश हो गया। वहीं कल चू वेई को 5 स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलने के बाद जब उसने बाद में हथियारों को रिफाइन किया तो उसे एट्रीब्यूट पॉइंट्स नहीं मिले। चू वेई भी बहुत हैरान था। कभी कभी यह सिस्टम उसे बिना किसी वजह के कुछ इनाम दे देता था। उदाहरण के लिए, जब वह फिजिकल फिटनेस रूम में एक्सरसाइज करता था तो सिस्टम उसे स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट्स देता था। अगले दिन जब उसने हथियारों की प्रैक्टिस की तो सिस्टम ने उसे स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट पॉइंट्स दिए। कल रात जब उनका शरीर लिमिट पर पहुंच गया तो उन्हें एक साथ 10,000 स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट्स दिए गए। हालांकि जब चू वेई ने हथियारों का अभ्यास जारी रखा और अपने शरीर की सीमा तक पहुंच गया और फिर से पुरस्कारों की लालसा की तो उसने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। आखिर में चू वेई इस नतीजे पर पहुंचे कि कभी कभी सिस्टम बिना किसी लॉजिक या पैटर्न के रिवॉर्ड देता था, शायद यह मूड पर आधारित था। हालांकि एक बात है जिस पर चू वेई को यकीन है, वह यह कि जब सिस्टम बायोलॉजिकल जीन निकालता है तो उसे 100% रिवॉर्ड मिल सकता है।
इसलिए चू वेई ने अपने सिस्टम को 2 तरीकों में बताया। सबसे पहले एक्टिव मोड, जिसमें खुद से बायोलॉजिकल जीन निकालना होता है। इस मोड में 100% रिवॉर्ड मिलेंगे और रिवॉर्ड बहुत सारे हैं, जिसमें अलग अलग एट्रीब्यूट पॉइंट्स और सुपर पावर्स भी मिलेंगे। दूसरा पैसिव मोड यह है कि जब आप कुछ करते हैं तो सिस्टम आपको रैंडमली रिवॉर्ड देगा, जैसे ऑरा और स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट पॉइंट्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत सारे लोग हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एंट्रेंस पर चू वेई को बस यही लगा कि उसके दोनों तरफ सिर हैं, और यह एहसास 2019 में उन बड़े सुपरमार्केट के एंट्रेंस जैसा था। मुझे हैरानी है कि तांग फैमिली चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जुबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो ईस्ट यूनियन का पहला चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, में क्या अंतर है। चैप्टर 27 किसी भी समय मजबूत बनना बहुत अच्छा लगता है। चैप्टर 27 किसी भी समय मजबूत बनना बहुत अच्छा लगता है। चू वेई ने स्कूल लाइब्रेरी की किताबों में पढ़ा था कि ईस्ट यूनियन का पहला चैम्बर ऑफ कॉमर्स जुबाओ नाम का चैम्बर ऑफ कॉमर्स था। जुबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने नाम की तरह ही पूरी दुनिया से खजाने इकट्ठा करता है। अफवाह है कि जुबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप म्यूटेंट जानवरों के बच्चे खरीद सकते हैं और उन्हें पालतू बनाकर अपनी ताकतवर लड़ाकू ताकत बना सकते हैं, और पालतू बनाए जाने के बाद ये बच्चे कुत्तों की तरह वफादार होते हैं। अफवाह है कि आप जुबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जादुई हथियार खरीद सकते हैं जो बहुत शक्तिशाली होते हैं और पहाड़ों को गिरा सकते हैं और धरती को तोड़ सकते हैं। अफवाह है कि आप जुबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लोमड़ी लड़कियों को खरीद सकते हैं जो आकर्षक और सुंदर होती हैं और सबसे अच्छी महिला गुलाम होती हैं। टैंग फैमिली चैम्बर ऑफ कॉमर्स में घुसते ही एक के बाद एक स्पेशलिटी स्टोर जैसी दुकानें इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर कब्जा कर रही थीं, जो एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा था। अरे नौजवान, आत्मरक्षा के लिए एक हथियार खरीदो। लेटेस्ट जूलिंग पिस्टल 20,000 प्रति पीस। हथियारों की एक खास दुकान के मालिक ने कांच की अलमारी में रखी एक पिस्तौल उठाई और चू वेई को दिखाई। एक वेपन रिफाइनर के तौर पर चू वेई यह भी देखना चाहता था कि क्या दूसरे वेपन रिफाइनर के बनाए वेपन उसके जैसे ही हैं। चू वेई की जांच में यह पहले लेवल का हथियार सोल गैदरिंग पिस्टल बहुत ही खराब तरीके से बनाया गया था और इसका हैंडल बहुत छोटा था, जिससे इसे पकड़ना मुश्किल हो गया था। ऐसा लगता है कि कुछ रिफाइनर सामान बचाने के लिए काम में कटौती करते हैं। युवक, यह सोल गैदरिंग पिस्टल एक मास्टर ने बनाई है। इसे ले लो और तुम म्यूटेंट जंगल में आजादी से आ जा सकते हो। इस हैंडल और इस शेप को देखो। अगर तुम इसे 20,000 में खरीदोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। गंजा बॉस मुस्कुरा रहा था और लार उड़ाते हुए बात कर रहा था। चू वेई ने मन ही मन ताना मारा और पिस्तौल के सोल गैदरिंग चैम्बर को देखा। बंदूक जैसा आध्यात्मिक हथियार अपने सोल गैदरिंग चैम्बर पर निर्भर करता है। सोल गैदरिंग चैम्बर का इस्तेमाल स्पिरिचुअल बुलेट्स को कंडेंस करने के लिए किया जाता है। सोल गैदरिंग चैम्बर की क्वालिटी सीधे बंदूक की पावर पर असर डालती है। यह बंदूक खराब बनी है और सोल गैदरिंग चैम्बर छोटा है। कंडेंस्ड स्पिरिचुअल बुलेट्स की पावर जरूर कम होगी। चू वेई की नजर में इस हथियार को सिर्फ एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट ही माना जा सकता है, जो कल उसके द्वारा रिफाइन किए गए किसी भी हथियार से कहीं ज्यादा घटिया है। चू वेई ने इस ओर इशारा नहीं किया, पिस्तौल नीचे रख दी और मैनेजमेंट ऑफिस की ओर चल दिया। वह टैंग मायर को ढूंढना चाहता था, लेकिन अब जाकर उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पास उसका मोबाइल फोन नंबर नहीं है। उसे लड़की से नंबर मांगना क्यों नहीं आता था। चू वेई के पास मैनेजर चेन जी को ढूंढने और चेन जी से टैंग मायर से संपर्क करने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्योंकि टैंग मायर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बॉस की बेटी थी, इसलिए वह हमेशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नहीं रहेगी। मैं मैनेजर चेन को ढूंढ रहा हूं। बस कह देना कि मेरा नाम चू वेई है, वह मुझे जानता है। चू वेई को नहीं पता था कि मैनेजमेंट ऑफिस कहाँ है, इसलिए उसे बात करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढना पड़ा। उसे यह कहते देख सिक्योरिटी गार्ड ने उसे थोड़ी देर इंतजार करने को कहा और दूसरी मंजिल पर चला गया। इंतजार करते समय चू वेई ने देखा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हर कोई हथियार और तलवारें लिए हुए था, और कुछ मीट बेचने वाले तो खूनी म्यूटेंट जानवरों को भी बेचने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ले आए थे। वहां आध्यात्मिक दवाइयां बेचने वाली दुकानें भी थीं, जिनमें अलग अलग आध्यात्मिक दवाइयों और जड़ी बूटियों के बर्तन थे जिनका इस्तेमाल गोलियां बनाने के लिए किया जा सकता था। वहां मोबाइल फोन और कंप्यूटर बेचने वाली दुकानें भी थीं। चू वेई भी पहली बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी जगह पर था। वह चुपके से इसकी तुलना 2019 में धरती पर मौजूद सुपरमार्केट से कर रहा था। डिंग, होस्ट को ज्ञान मिला है। 500 स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट्स मिले हैं। अभी स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट्स 10,750 बटा 20,000 हैं। चू वेई ने इस बार कोई हंगामा नहीं किया। आखिरकार उसे धीरे धीरे सिस्टम के पैसिव रिवॉर्ड मोड की आदत पड़ने लगी थी। हालांकि उसे इसकी आदत थी, लेकिन किसी भी समय खुद को मजबूत महसूस करना वाकई अच्छा था।
लेकिन अगर वह सच में ज्ञान पाना चाहता था तो चू वेई को लगा कि उसे बाहर की दुनिया में जाना होगा। आखिर ताइयुआन शहर ईस्ट यूनियन के हजारों कस्बों में से एक छोटा सा कस्बा था। मैनेजर चेन, फर्स्ट फ्लोर पर एक गेस्ट है, वह आपसे मिलना चाहता है। उसने कहा कि उसका नाम चू वेई है और वह आपको जानता है। चैप्टर 28 क्या आप और मजबूत होने के बारे में नहीं सोच सकते? चैप्टर 28 क्या आप और मजबूत होने के बारे में नहीं सोच सकते? उसने कहा कि वह मुझसे मिलना चाहता है, तो क्या वह मुझसे मिलना चाहता है? मैनेजमेंट रूम में चेन जी दुखी लग रहा था। उसे अभी भी याद था कि परसों चू वेई ने उसे कैसे देखा था। डिलीवरी की तारीख अभी तक नहीं आई है, यह बेचारा छात्र मेरे पास क्यों आया है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने हथियारों को रिफाइन करते समय बहुत ज्यादा स्क्रैप कर दिया, इसलिए उसके पास काफी रॉ मटेरियल नहीं था? हथियार रिफाइनर के लिए यह स्थिति बहुत आम है। चेन जी जिन हथियार रिफाइनर के संपर्क में आया, उसने ऐसे हथियार रिफाइनर का सामना किया था जिन्हें हथियार को रिफाइन करने के लिए एक बार मटेरियल को स्क्रैप करना पड़ता था। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। आप मुझसे कच्चे माल के लिए भीख मांग रहे होंगे। पिछले अनुभव के आधार पर चेन जी को लगा कि उसका फैसला सही था। बेचारे स्टूडेंट, अब समय आ गया है कि तुम मुझसे भीख मांगो, देखो मैं तुम्हें मार डालता हूं या नहीं। जाओ और उससे कहो कि मैं अभी बहुत बिजी हूं और उसे इंतजार करने के लिए कहो। गार्ड ने सिर हिलाया और चला गया। 1 घंटे बाद भी चू वेई पहली मंजिल पर इंतजार कर रहा था। इस समय चू वेई की आंखें ठंडी थीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि चेन जी उससे बदला ले रहा है। इसी समय एक लाल टर्बो स्पोर्ट्स कार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दरवाजे पर रुकी। कूल स्पोर्ट्स कार का दरवाजा खुला और लाल हाई हील्स पहने खूबसूरत पैरों वाली 2 लड़कियां सबसे पहले कार से बाहर निकलीं। फिर पूरा कॉनकेव और कॉन्वेक्स शरीर है, जिसे एक टाइट फिटिंग प्रोफेशनल सूट के साथ पेयर किया गया है, जो चार्मिंग और हीरो जैसा दिखता है। यह टैन मायर है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बॉस की बेटी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दरवाजे पर किसी ने स्पोर्ट्स कार से बाहर आ रही खूबसूरत महिला को पहचान लिया। सक सक सक, टैन मायर का फिगर वाकई बहुत अच्छा है। मैं इस यूनिफॉर्म का लालच बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे जैसा टैन मेयर तुम्हें देख भी कैसे सकता है? पेशाब मत करो और खुद को देखो। अपने आसपास के लोगों की नजरों को देखकर टैन मायर को इसकी आदत लग गई थी। उसने कॉन्फिडेंस से अपने बाल झटक दिए और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चली गई। चू वेई, तुम यहाँ क्यों हो? टांग मायर ने अचानक चू वेई को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दरवाजे पर खड़ा पाया। आज चू वेई ने परसों डिपॉजिट लेने के बाद कुछ कपड़े खरीदे, इसलिए तांग मायर ने उन्हें पहचानने के लिए कुछ नजरें डाली। चू वेई ने संक्षेप में बताया कि वह 1 घंटे से किस बात का इंतजार कर रहा था। अगर उसने टैन मेयर को आते नहीं देखा होता, चू वेई अब जा चुका होता और रिफाइंड हथियार उसके हाथ में होते, तो उसे यकीन नहीं होता कि अगर टैंग फैमिली चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हथियार नहीं मिलते तो वे उससे भीख नहीं मांगते। क्या यह चेन जी? मुझे लगता है कि वह अब ऐसा नहीं करना चाहता। टैंग मायर ने अपना मोबाइल फोन निकाला, नंबर डायल किया और रुखेपन से कहा, मैनेजर चेन, तुरंत दरवाजे पर आ जाओ। फोन रखने के बाद टैंग मायर ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सच में अफसोस है, मैं आपको इस मामले में जरूर सफाई दूंगा। टांग मायर के दिल में कई मैनेजर चेन मिलकर भी उतने जरूरी नहीं थे जितना कि चू वेई का हथियार रिफाइनर के तौर पर स्टेटस। चू वेई इतनी देर से यहाँ खड़ा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाता हूँ। नहीं। अगर चू वेई ने टैंग मायर का अच्छा रवैया नहीं देखा होता तो वह बहुत पहले ही चले गए होते। चू वेई द्वारा रिजेक्ट किए जाने पर टांग मायर के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी। आखिर यह चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दरवाजा था और बहुत से लोग देख रहे थे। यह कौन है? मिस टैंग मायर ने इसे पीने के लिए बुलाया था और वह गया भी नहीं। हाँ, सही है, क्या आप मना करके मिस टैंग मायर का खास ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं? अपने आसपास के लोगों की आवाजें सुनकर चू वेई सच में चुप हो गया। तुम लोगों के दिमाग में सिर्फ औरतें ही रहती हैं। क्या आप कुछ ऐसा नहीं सोच सकते कि कैसे मजबूत बने? मिस टैंग, आप यहाँ क्यों हैं? चेन जी हाफते हुए आया। ऐसा लगा कि फोन पर टैंग मायर के गुस्से वाले लहजे ने उसे परेशान कर दिया था। अध्याय 29 युवा और होनहार। अध्याय 29 युवा और होनहार। मैं यहाँ क्यों हूँ? अगर मैं नहीं आया तो क्या आपको लगता है कि यह टैंग फैमिली चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपका है? चेन जी का एक्सप्रेशन बदल गया और उसने जल्दी से कहा, यह कैसे हो सकता है? तो मैं आपसे मिस्टर चू का सम्मान करने के लिए कहता हूँ। क्या आप उनका इस तरह सम्मान करते हैं? टैंग मायर की सवालिया आवाज उसके आसपास की भीड़ की वजह से बिल्कुल भी दबी नहीं। अगर चू वेई को आज जो हुआ उसके बारे में ठीक से नहीं बताया गया तो उसे लगा कि चू वेई के साथ उसका कोऑपरेटिव रिश्ता खत्म होने से ज्यादा दूर नहीं होगा।
जब उसने सोचा कि अगर चू वेई अब हथियार सप्लाई नहीं करता है तो वह फिर से सहयोग करने के लिए लिन वेई के पास जाएगी। जब उसने लिन वेई के उस एक्सप्रेशन के बारे में सोचा जिसमें वह फूल भेजता था या डिनर डेट पर जाता था तो उस पर झपटने की इच्छा करता था तो उसे गुस्सा आ गया। यह चेन जी ने चू वेई की तरफ देखा। अचानक उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने कहा, मिस टैंग, इस आदमी ने हथियारों को रिफाइन करने में बहुत सारा सामान बर्बाद कर दिया। वह इसे मांगने मेरे पास आया था। अब मेरे पास यह नहीं है, उसे देखो। असल में मैं मिस यू को बाद में बताना चाहता था। चू वेई की आंखें और भी ठंडी हो गईं। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि बदनामी का क्या मतलब होता है। अगर टैंग मायर इस मामले को नहीं संभाल रही होती तो चू वेई चेन जी को 2 थप्पड़ मारकर सिखा देता कि कैसे पेश आना है। चेन जी को मदद के लिए ऐसा करना पड़ा। इतने सारे लोगों के देखते हुए वह टैंग मायर की बात मान सकता था, लेकिन चू वेई एक खराब स्टूडेंट थी, वह उसकी इज्जत क्यों करे। वैसे भी इसमें सिर्फ वो और चू वेई ही शामिल थे। जब तक वो इस बात पर जोर देता रहा कि चू वेई हथियार बनाने के सामान की वजह से उसके पास आया था, तब तक कौन जान सकता था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसके अलावा उसे अपने पिछले अंदाजे पर अब भी कुछ भरोसा था। अगर चू वेई सच में हथियार बनाने के सामान की वजह से उसके पास आया था तो वह बाद में चू वेई को बहुत बेइज्जत करेगा और हथियार बनाने के लिए उसे बकवास कहेगा। एक पल के लिए चेन जी ने लंबी सांस ली। उसे लगा कि वह बहुत ज्यादा स्मार्ट है। बेचारे स्टूडेंट्स, मेरे साथ बहुत बढ़िया बनने का नाटक करो और देखो कि मैं तुम्हारे साथ कैसे खेलता हूँ। टांग मायर ने चू वेई की ओर देखा। सच वे उसके आसपास के सभी लोग भी चू वेई की ओर देख रहे थे, मानो वे कह रहे हों, क्या यह सच है। खरबूजे खाने वाले लोग अगर उत्साह देखेंगे तो कभी नहीं छोड़ेंगे। चू वेई ने चेन जी को देखा और ठंडी मुस्कान दी। देखो, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं सूझवाता। इस मुस्कान को देखकर चेन जी का दिल जोर से धड़क उठा। यह मुस्कान बहुत शांत थी। सभी लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। तभी चू वेई ने अपना सेल फोन निकाला। क्रैश! चू वेई के सेल फोन की जगह से हथियारों का एक गुच्छा जमीन पर गिर गया। मैनेजर चेन, प्लीज गिनकर देखो कि यहाँ 50 हथियार हैं या नहीं। गिनने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे हथियार का सामान मांगने की जरूरत है। जैसे ही मैनेजर चेन ने इतने सारे हथियार आते देखे, उसे लगा कि उसके पैर कमजोर पड़ गए हैं और वह लगभग जमीन पर गिर गया। उन्होंने अपने हथियारों की ट्रेनिंग पहले ही कर ली है, तो फिर किस सामान की जरूरत है। मेरा झूठ एक पल में मुंह पर तमाचा बन गया। मिस टैंग, मैं मैनेजर चेन, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस जाकर इस महीने की सैलरी दे दीजिए। हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आप जैसे इंसान की जरूरत नहीं है जो दोनों तरफ से काम करता है और झूठ बोलता है। उसके आसपास के लोग भी पूरी कहानी तुरंत समझ गए। आखिर यह बताना आसान था कि कौन झूठ बोल रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैनेजर चेन ऐसे इंसान होंगे। यह सही है, सुंदर मिस टैंग मायर को धोखा देना गलत है। लेकिन यह मिस्टर चू तो वेपन रिफाइनर है ना। देखो इसने कितने वेपन्स की प्रैक्टिस की है। यह कितना यंग दिखता है। इतना यंग वेपन रिफाइनर सच में यंग और प्रॉमिसिंग है। टैंग मायर जब जमीन पर हथियारों का ढेर देखती है तो बहुत हैरान हो जाती है। चू वेकाई को सामान देने के सिर्फ 2 दिन बाद ही उसने उन सब की प्रैक्टिस कर ली थी। आपको पता होगा कि आमतौर पर हथियार बनाने वाला एक दिन में सिर्फ 3 से 5 हथियार ही रिफाइन करता है, लेकिन चू वेई ने 2 दिन में 50 हथियार रिफाइन किए। इस तरह की एफिशिएंसी एक आदमी के पूरे हथियार बनाने वाले यूनियन के बराबर है। अध्याय 30 मुझे उम्मीद है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा। अध्याय 30 मुझे उम्मीद है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा। बहुत बढ़िया, इस बार मुझे जैकपॉट मिल गया। टैंग मायर का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था और उसकी सोच सच में सही थी। फिर उसने चेन जी की तरफ देखा और कहा, तुम जाकर अपनी मजदूरी क्यों नहीं दे देते। मिस टैंग, मैं गलत था, मुझे एक और मौका दो। कोई बात नहीं, मैं अभी भी तुम्हारे पिता के अधीन एक बूढ़ा आदमी हूँ और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं किसी से कहूंगा कि वह तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा सैलरी दे, जिसे हमारे टैंग परिवार का सेटलमेंट इन अलाउंस माना जाएगा। टैंग मायर चेन जी को फिर से कैसे चाह सकती थी। चेन जी ने पहले ही चू वेई को नाराज कर दिया था। क्या उसे रखने से चू वेई दुखी नहीं होगा। लेकिन इसी समय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहर चौक से एक बेकार आवाज आई, मिस टैंग बहुत बेरहम हैं। इससे एक बूढ़े आदमी को नौकरी से निकाल दिया जाएगा जो कई सालों से आपके टैंग परिवार के साथ है। जब सबने आवाज सुनी और इधर उधर देखा तो उन्होंने देखा कि लिन वेई 2 नौजवानों को ले जा रहा था। दोनों जवान लड़के बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे और पहली नजर में वे लिन वेई जैसे अमीर जवान मालिक लग रहे थे। यह देखकर कि यह लिन वेई है, सभी ने लिन वेई के लिए रास्ता बनाया। इससे यह देखा जा सकता है कि लिन वेई ताइवान शहर में कुछ प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हैं।
लिन वेई के पास आने के बाद उसने सबसे पहले टैंग मायर को देखा। उसकी आंखों में उसे पाने की इच्छा नहीं छिपी थी। फिर उसने चू वेई को देखा और उसकी आंखों से नफरत गायब हो गई। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़े हथियारों के जत्थे पर टिक गई। होठों पर नफरत भरी मुस्कान के साथ लिन वेई ने जोर से कहा, मैं लिन वेई, वेपन रिफाइनर यूनियन का मैनेजर होने के नाते सोचता हूं कि इन सभी हथियारों में कुछ गड़बड़ है। लिन वेई की आवाज वहां मौजूद सभी लोगों के कानों तक पहुंची। थोड़ी देर बाद भीड़ चू वेई को देखने लगी और फुसफुसाने लगी, मुझे लगा था कि वह जवान और होनहार है। पता चला कि वह जो कुछ भी बनाता है उसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ, किस्मत से मैनेजर लिन ने उसका पर्दाफाश कर दिया। वरना अगर हमने लड़ने के लिए उसके हथियार खरीदे होते तो अगर कुछ गलत होता तो क्या यह हमारी जान के साथ मजाक नहीं होता। हाँ हाँ, इस व्यक्ति का दिल बहुत काला है। जरूरी नहीं, हो सकता है कि इस नौजवान ने जो हथियार ट्रेन किए हैं वे ठीक हों। तुम्हें पता है क्या मास्टर लिन, वे वेपन रिफाइनर गिल्ड के मैनेजर हैं। हमारे पिछले हथियार वेपन रिफाइनर गिल्ड ने बनाए थे। अगर मास्टर लिन वेई कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम है तो यह अनसेफ होगा। सबकी बातें सुनकर लिन वेई ने चू वेई को उकसाने वाली नजर से देखा। हालांकि लिन वेई को परसों मिला आदमी चू वेई को मारने में नाकाम रहा, लेकिन लिन वेई ने आज एक और प्लान बनाया। यह लड़का हथियारों को रिफाइन करके पैसे कमाना चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। लिन वेई को वेपन रिफाइनिंग मास्टर्स यूनियन का मैनेजर समझिए, लेकिन वे वेपन रिफाइनिंग इंडस्ट्री में एक टीचर की तरह ही एक अथॉरिटी हैं। जब तक वे कहते हैं कि चू ने इस स्टूडेंट को जो वेपन्स ट्रेनिंग दी है उनमें सेफ्टी की दिक्कतें हैं, उन्हें नहीं लगता कि कोई उन्हें खरीदने की हिम्मत करेगा। टैंग मायर गुस्से में दिख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन वेई ऐसा करेगा। उनके आसपास के ज्यादातर लोग अच्छे और बुरे हथियारों में फर्क नहीं कर पाते थे। उन्हें लगता था कि लिन वेई की बातें सिर्फ लिन वेई की पहचान की वजह से सही थीं। लेकिन कुछ समय तक उसे लड़ने का कोई रास्ता नहीं मिला। चेन जी खुशी से मुस्कुराया, तुम बदमाश, मैं बहुत बढ़िया हूं, इस बार मैं तुम्हारी इज्जत बर्बाद कर दूंगा। वह सोच सकता था कि जब चू वेई भविष्य में ताइवान शहर की सड़कों पर चलेगा तो लोग कहेंगे कि वह जिन हथियारों की प्रैक्टिस करता है वे सच में बकवास हैं। वहां मौजूद सभी लोग एक पल के लिए चू वेई को देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि वह उम्मीद कर रही थी कि वह उदास और शर्मिंदा होकर चला जाएगा। लेकिन सबने चू वेई को शांति से मुस्कुराते हुए देखा। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी और उसने फिर भी शांति से कहा, आपने कहा कि मैंने जिन हथियारों की प्रैक्टिस की उनमें कुछ गड़बड़ है। मुझे उम्मीद है कि आपको बाद में इसका पछतावा नहीं होगा।